हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल नंबर 7.5 पढ़ा था। अब एग्जाम्पल नंबर 7.6 इन योर NCERT पेज नंबर है आपके पास 157, पेज नंबर है 157, एग्जाम्पल नंबर 7.6। अब इस एग्जाम्पल नंबर 7.6 में कहा गया है, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्वेश्चन को पढ़ा आपने? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। देखिए यहाँ पर एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v बार है ना, जिसकी वेलोसिटी हमारे पास v बार है और पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल का सपोज ये पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट को है ना, तो हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या था। एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला याद करो, L बार इज इक्वल टू R बार प्लस P बार। याद है क्या? इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? इसका मैग्नीट्यूड रहेगा आपके पास जो है RP sin थीटा, ठीक है, RP sin थीटा। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो डायरेक्शन विल बी कॉल योर फिंगर फ्रॉम R बार टू P बार, है ना, R बार से P बार की तरफ आपकी फिंगर को कॉल करो और द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल बी गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ द L बार। तो अगर हम लोग जो है सपोज ये पॉइंट के अबाउट में और इसकी वेलोसिटी जो है ये डायरेक्शन, चलिए ये डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, तो क्या इसका P बार भी यही डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल होगा। और अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को अगर R बार ले लेते हो, है ना, ये वाला R बार, ठीक है, तो ये वाला R बार हो गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो R बार इज दिस, ओके। मैं यहाँ पर वापस ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट O है, यहाँ पर पॉइंट आपके पास M है और इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ये डायरेक्शन में होगा। फिर अगर यहाँ पर R बार और यहाँ पर P बार, ये दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है ना, सपोज ये दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एडजेसेंट साइड होगी, ये ऑपोजिट साइड होगी, तो दिस विल बी R sin थीटा और ये वाला हो जाएगा R cos थीटा, ठीक है। हम लोगों को एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे ढूंढना है? तो ये दोनों वेक्टर की tan को मिला देना है, तो ये P बार और R बार की tan को मिला के जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, वी कैन से एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो चलिए अगर हम लोग जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करते हैं, ये R बार है और यहाँ पर हम लोग जो है एक राइट एंगल बनाते हैं, तो सपोज एक राइट एंगल बना दिया, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, दिस एंगल विल बी बिटवीन R बार एंड P बार होगा ना, पहले एंगल थीटा, तो ये वाला कितना होगा आपके पास R sin थीटा, है ना। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है ये L बार इज इक्वल टू, वी कैन से R बार प्लस P बार। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, वापस पढ़िए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ये वाला होगा RP sin थीटा। सो L बार इज इक्वल टू, वी कैन से PR sin थीटा, मतलब ये वाला आपके पास P इसका मैग्नीट्यूड और R sin थीटा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट जिसके अबाउट में हम लोग जो है फॉर एग्जांपल जिसके अबाउट में हम लोग जो है एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं, वो एंगुलर मोमेंटम और ये वाला, ये दोनों के बीच का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो L बार, अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो डायरेक्शन विल बी इक्वल टू, वी कैन से ये वाला आपके पास R बार की डायरेक्शन होगी, तो कॉल योर फिंगर फ्रॉम R बार टू P बार। अब ये अभी ये जो डायरेक्शन आ रही है थंब की,
ये थंब की डायरेक्शन इनसाइड है, तो ये वाला P बार आपके पास ये वाला हो जाएगा। चलिए, अगर हम लोगों ने जो है ये पॉइंट पे उसका एंगुलर मोमेंटम इतना ही लिया, उसकी डायरेक्शन ये लेंगे। अब अगर हम लोग जो है कोई दूसरा पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, है ना, ये वाला पॉइंट, सपोज ये पॉइंट A, तो यहाँ पर हम लोग A लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अगर ये पॉइंट B है, तो पॉइंट B है, तो ये वाला R बार और ये वाला आपके पास P बार, ये दोनों के बीच का एंगल अगर आपके पास थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा डैश होगा। चलिए, थीटा हम लोगों ने यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर भी थीटा डैश होगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, मैं यहाँ पर देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये वाला हमारे पास पॉइंट B है, यहाँ पर ये थीटा डैश है और यहाँ पर भी ये थीटा डैश है। तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट B इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो इट इज गोइंग टू बी RP sin थीटा डैश, है ना। तो ये वाला कितना होगा, PR sin थीटा डैश। अब देखिए R थीटा डैश से कितना हो गया, तो अगर ये वाला अगर हम लोग राइट एंगल लेंगे, है ना, ये वाला राइट एंगल लेंगे, तो ये वाला जो है R, सपोज R डैश, ओके, ये R डैश, ठीक है, ये वाला हमारे पास R डैश था। तो ये वाला अगर R डैश, तो क्या ये R डैश sin थीटा डैश नहीं होगा, है ना, बिकॉज R डैश sin थीटा डैश इज दिस मच। तो ये वाला अगर R डैश है, तो ये वाला जो है R डैश sin थीटा डैश होगा। तो ये R डैश sin थीटा डैश, है ना, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास P। अगर किसी को R डैश sin थीटा डैश लिखने की जगह पे R sin थीटा लिखना है, तो भी हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R sin थीटा, बिकॉज यहाँ पर उसका रीजन नहीं है, R डैश sin थीटा डैश इज इक्वल टू, वी कैन से R sin थीटा। तो हम लोगों ने अब इसकी डायरेक्शन देखी, तो डायरेक्शन R बार से P बार की तरफ अगर आप कर्ल करोगे योर फिंगर्स, है ना, तो ये R डैश है और ये P बार, तो ये डायरेक्शन में अगर कर्ल करोगे तो ये इनसाइड जाएगा। तो अगर ये इनसाइड जाएगा तो इसकी डायरेक्शन भी अंदर ही होगी। तो हम लोगों ने पॉइंट A पे अगर एंगुलर मोमेंटम ढूंढा, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका P बार भी कांस्टेंट होगा। अब ये P बार कांस्टेंट है, तो ये वाला यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम गिनो या यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम गिनो, दोनों का जो है मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और डायरेक्शन भी जो है सेम आ रही है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि LA बार इज इक्वल टू LB बार, मतलब A पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इतना, डायरेक्शन इनसाइड, वहां पर भी मैग्नीट्यूड इतना ही, डायरेक्शन इनसाइड। तो यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम ले लो या यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ले लो, दोनों हम लोगों ने एक ही प्रूव किए, हैंस वी हैव प्रूवन द स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने ये पूरा स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसकी नोट बनाइए, इसकी नोट बनाइए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उस पर जाते हैं, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उस पर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.7, एग्जाम्पल नंबर 7.7। अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग भी पेज नंबर चले जाइए 160 पर, पेज नंबर 160 पर। एग्जाम्पल नंबर 7.7, शो दैट द मोमेंट ऑफ couple does not depend on the point about which you take the moments, है ना, about which you take the moments। अब मोमेंट ऑफ कपल जो है ना बेटा, उसको हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, है ना। तो ये वाला हो जाएगा मोमेंट ऑफ कपल, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि शो दैट मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है ये वाला पॉइंट A लेते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट B लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट A पर सपोज हमारे पास ये डायरेक्शन में फोर्स F1 है और ये वाला एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स F2 है ना।
तो यहाँ पर फोर्स F1 बार इज इक्वल टू माइनस फोर्स F2 बार। मतलब क्या, ये कपल है। कपल का क्या मतलब हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है दोनों की अलग अलग है। अब सपोज यहाँ पर मैं पॉइंट O के अबाउट में इसका टॉर्क लूंगा, है ना, तो टॉर्क ये क्या होगा, तो टॉर्क जो है यहाँ से सपोज ये वाला आपके पास R1 बार इसका पोजीशन वेक्टर है A का और R2 बार इसका पोजीशन वेक्टर है सपोज P का। तो हम लोगों ने पहले भी इसके पहले भी ढूंढा था कि टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क बाय कपल इज गिवन बाय आइदर ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू, है ना बेटा। ये वाला हम लोगों ने आगे भी ढूंढा था, लेकिन चलिए एक बार और जो है इसको ट्राई करेंगे। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स नंबर 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स नंबर 2, ऐसे हम लोग लिखेंगे। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू वी कैन से R1 बार क्रॉस F1 बार, है ना, R1 बार क्रॉस F1 बार प्लस ये वाला हो जाएगा आपके पास R2 बार क्रॉस F2 बार। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर देखिए ये वाला कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक रोड है, ये रोड समझ लीजिए, है ना, ये पूरा जुड़ा हुआ है A और B। तो ये वाला जो है एक जुड़ा हुआ रोड है, तो ये वाला जो है एक रोड पे हम लोग जो है पॉइंट O के अबाउट में अगर हम लोग टॉर्क ढूंढते हैं तो टॉर्क एट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू R1 बार क्रॉस F1 बार प्लस R2 बार क्रॉस F2 बार। लेकिन अगर आपको याद हो तो F2 बार ये जो है इसकी जगह पे माइनस F1 बार लिख सकते हैं। तो टॉर्क एट पॉइंट O इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे कि R1 बार इंटू माइनस F2 बार, है ना। F1 बार की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, हम लोगों ने माइनस F2 बार लिखा है, लिख सकते हैं ना यहाँ पर माइनस F1 बार इज इक्वल टू F2 बार, और यहाँ पर क्या हो गया, तो R2 बार क्रॉस F2 बार। तो ये वाला कितना हो गया, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू इट इज R1 बार माइनस R2 बार, है ना, R1 बार माइनस R2 बार इनटू वी कैन, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, R2 बार क्रॉस F2 बार को पहले माइनस R1 बार क्रॉस F2 बार। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से इसको कॉमन निकालते हैं, तो ये वाला हो जाएगा R2 बार माइनस R1 बार इंटू F2 बार। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, R2 बार माइनस R1 बार। तो ये वाला सपोज आपके पास R2 बार और ये वाला R1 बार है, और सपोज ये वाला आपके पास R बार। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, R1 बार, है ना, ऐसे लिखेंगे ना, ये वाला देखिए इसका हेड है और इसकी टेल है, तो R1 बार प्लस R बार, लॉ ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू R2 बार। सो R बार इज इक्वल टू R2 बार माइनस R1 बार। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, है ना, ये वाला जो है इसका हेड है, इसकी टेल है, तो ये दोनों का एडिशन विल बी इक्वल टू दिस। So R2 bar minus R1 bar can be written here as we can say R bar cross F2 bar। ठीक है, ये वाला हमारे पास हो गया। अब हम लोग जो है अगर कोई पॉइंट को बदल दे, मतलब O की जगह पे यहाँ पर कोई पॉइंट ले ले यहाँ और दूसरा कोई पॉइंट ले ले, तो सपोज ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है ना, ये दोनों जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपके पास F1 बार है और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास F2 बार है। अब आपने पॉइंट कहाँ पर ले लिया, तो सपोज पॉइंट आपने यहाँ पर ले लिया, अब यहाँ पर ले लिया O डैश। ठीक है, मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, हो सकता है आप यहाँ पर भी लो पॉइंट, यहाँ पर भी लो, यहाँ पर इसके ये O पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट इधर 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 ऊपर कहीं पर भी आप ले लो, तो भी टॉर्क एट अबाउट ये जो है ना, ये R बार क्रॉस F2 बार ही आएगा। व्हाट इज दिस R बार? R bar is nothing but it is distance between A and B, है ना, A and B का डिस्टेंस है, तो perpendicular distance between the two forces। तो अब यहाँ पर ये वाला हमारे पास आ गया R1 बार, ये वाला आ गया हमारे पास R2 बार, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का तो हम लोगों ने R बार ही अगर हम लोग ढूंढेंगे तो ये वाला R बार आ गया। अब यहाँ पर अगर आप टॉर्क अबाउट पॉइंट O डैश लिखोगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बी R1 बार क्रॉस F1 बार
प्लस यहाँ पर R2 बार क्रॉस F2 बार। चलिए R2 बार नहीं R1 डैश लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये वाला क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर R1 और R2 है, यहाँ पर R1 डैश और R2 डैश होगा, यहाँ पर आपके पास F2 हो जाएगा। सो टॉर्क अबाउट ओडेस इज इक्वल टू R1 डैश इनटू F1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस F2, है ना। F1 की जगह पे माइनस F2 लिखेंगे और यहाँ पर R2 डैश इनटू वी कैन से F2 बार। सो ये टॉर्क अबाउट पॉइंट ओडेस, है ना, ये कितना आ जाएगा R2 बार क्रॉस F2 माइनस R1 डैश क्रॉस F1 F2। तो टॉर्क अबाउट ओडेस इज इक्वल टू R2 डैश माइनस R1 डैश इनटू वी कैन से F2, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला R2 डैश माइनस R1 डैश ये क्या है, तो ये हमारे पास R1 बार, ये क्या है R बार। तो क्या हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते R1 डैश प्लस R इज इक्वल टू R2 डैश। इस यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, तो ये वाला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो R1 डैश R2 डैश माइनस R1 डैश इज इक्वल टू R बार लिख सकते हैं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O डैश इज इक्वल टू R बार क्रॉस F2 बार। ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we have proven that if you take point about if you take a torque about any point the torque will remain the same। ठीक है बेटा, इतना आप लिखिए, राइट डाउन, इसको नोट बनाइए। चलिए बेटा दो, वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7.8 को पढ़ेंगे। 7.8 A metal bar 70 centimeter long, metal का बार 70 centimeter long and 4 kilogram in mass, supported into knife edges placed 10 centimeter from each end. Okay. A 6 kilogram load is suspended at 30 centimeter from one end. Okay. यहाँ पर आपके पास find the reactions at knife edges. Assume the bar to be uniform cross section and homogeneous. चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक आपके पास बार है ना, ये बार, अब इसकी टोटल लेंथ हमको 70 सेंटीमीटर दी हुई, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 70 सेंटीमीटर इट इज गिवन, 70 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हमको दी। हाँ आपको दिख रहा है 70 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आपको यहाँ पर दी हुई है, और उसका मास जो है ना वो एग्जैक्टली मास इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, है ना। यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल उसके सेंटर पे। तो यहाँ पर उसको अपना मास लगेगा, मतलब 4 किलोग्राम उसका मास है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 4 किलोग्राम उसका मास है, लेकिन उसकी मास की कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्ट कहाँ पर होगी, उसके एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे। फिर उसने क्या कहा है कि इट इज सपोर्टेड बाय 2 नाइफ एजेस। सपोज एक नाइफ आपकी यहाँ पर है विच इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड और 4 किलोग्राम सपोर्टेड बाय 2 नाइफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। सही। तो ये यहाँ पर जो है ये दूसरा है, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा बताइए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 35। कोई बोलेगा कहाँ से लाए, तो देखिए 70 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो एग्जैक्टली उसका सेंटर 35 सेंटीमीटर का होगा। फिर उसके बाद
अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड पे उसका 6 किलोग्राम का लोड हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर 6 किलोग्राम का हम लोगों ने M1G, चलिए M1G यहाँ पर लोड रखा है एंड M1 इज इक्वल टू 6 किलोग्राम का हम लोगों ने लोड रखा है। इसकी यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है कि यहाँ पर उसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, मतलब दोनों नाइफ एजेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। तो हमको क्या करना है, हम लोग देखेंगे कि ये पूरा के पूरा जो है आपके पास बार है वो स्टेशनरी है, मतलब वो कोई रोटेशन मोशन नहीं करता। तो रोटेशनल मोशन नहीं करता क्या मतलब हुआ, इस पे जितनी भी टॉर्क लग रही है ना वो सारी के सारी टॉर्क, उसका सारी के सारी टॉर्क का वेक्टर एडिशन 0 हो जाए। तो हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे, सपोज दिस इज पॉइंट O और यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो द बार इज, हम लोग ऐसे लिखेंगे द बार इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, द बार इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट O, मतलब ये घूम नहीं रहा, ये बार जो है ना ये ऐसे या ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा। हालांकि ये जितने भी फोर्सेस है N1 है, M1G है, Mg है, N2 है, ये सारे के सारे जो है इस पे टॉर्क तो प्रोड्यूस करेंगे लेकिन ये सारी टॉर्क का वेक्टर एडिशन 0 हो जा रहा है, इस वजह से ये टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन नहीं करता। अगर इस पे नेट टॉर्क कुछ भी होती ना तो ये रोटेशनल मोशन करता। अब हम लोग जो है ऐसा गिनेंगे टॉर्क एट अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। अब टॉर्क तो जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आगे एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, याद है आपको, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो ना तो उसको हम लोग पॉजिटिव गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो हो ना वो नेगेटिव गिनते हैं। याद है आपको मैंने कहा था लाइव लेक्चर्स में कि जिसके अंदर जो है मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा फोर्स हो जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करे तो उस टॉर्क को आप पॉजिटिव ले लेगा तो उसकी डायरेक्शन की सेंस आ गई। अगर कोई जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करे तो उसको आप नेगेटिव ले लेना, उसकी डायरेक्शन की सेंस आ गई। और जो है अगर आपके पास जो है मतलब ये टॉर्क वैसे ही होती है जैसे एंटी क्लॉकवाइज जितने भी हमारे पास एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव, सेम ही यहाँ पर भी होता है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, क्लॉकवाइज जो है टॉर्क नेगेटिव। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो टॉर्क N1 प्रोड्यूस करेगा, M1G करेगा, ये Mg करेगा, ये सारे फोर्सेस जो है टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। सो टॉर्क एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पर ये पॉइंट O है ना, ये पॉइंट O, ये वाला N1 फोर्स लग रहा है यहाँ पर, देखिए ये N1 फोर्स लग रहा है। N1 फोर्स सिर्फ अकेला होता तो क्या बाकी के फोर्सेस ना होते, ये सारे ना होते तो क्या ये इसको ये डायरेक्शन में नहीं घुमाता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाता ना। अगर N1 फोर्स अकेला होता यहाँ पर, तो अगर ये N1 फोर्स अकेला होता यहाँ पर तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी टॉर्क को प्रोड्यूस करता। तो ये वाली टॉर्क प्रोड्यूस होगी माइनस, आपके पास पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले आपको जो है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो कितना है डिस्टेंस बताइए, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 35 है ना। देखिए यहाँ से यहाँ आपके पास 10 और यहाँ से यहाँ पर 35, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 25 हुआ। तो यहाँ पर आप बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उस वजह से हम लोग यहाँ पर 25 इंटू N1 ऐसे लिखें, ठीक है, 25 इंटू N1 हम लोग ऐसे लिखें। चलिए ये वाला तो हो गया टॉर्क ड्यू टू N1। अगर आपको एक दो स्टेप ज़्यादा लिखने तो आप लिख सकते हो कि टॉर्क ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन आपको लिखने की कोई ज़रूरत ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -25 इंटू N1। किसी को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कर दीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं, 10⁻² रखिएगा, लेकिन सारे के सारे हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना, तो वैसे भी 10⁻² कॉमन निकल के वो 0 के डिवीजन में चला जाएगा। अब ये M1, ये M1 की बात है, तो अगर हम लोग सिर्फ M1 फोर्स होता, ये पॉइंट O पे सिर्फ M1 फोर्स होता है ना, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता? एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस करता। अच्छा, यहाँ पर M1 और MG के बीच के M1 और O के बीच का कितना डिस्टेंस है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास 30 इज गिवन, देखिए टेक्स्ट में, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 35, ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? M1G इंटू वी कैन से 5, ठीक है। अब तीसरी जो टॉर्क है वो खुद ये mg प्रोड्यूस करेगा। अब पॉइंट O यहां पर है, मतलब हम लोग जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क ढूंढ रहे उसी पॉइंट के अबाउट में ये उसी पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो ये पॉइंट और ये फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0 हुआ ना। ये वाला फोर्स M1G और इस पॉइंट को हम लोग किसके अबाउट में टॉर्क ढूंढ रहे? O के अबाउट है ना, तो O के अबाउट में टॉर्क ढूंढ रहे, तो यहाँ से आपको कितना डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, फिर कितना डिस्टेंस, फिर कितना डिस्टेंस, तो ये वाला हो जाएगा -25 L1 प्लस M1G इंटू 5 प्लस 0 इंटू आपके पास mg, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हम लोग जो है फिर ये वाला इसके बारे में हम लोग आएंगे, तो चलिए ये N2 जो है किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? तो ऑब्वियसली N2 जो है वो अपर डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब N2 जो है अपर डायरेक्शन में ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये N2 जो है अपर डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 10 है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो है 35, बिकॉज ओनली 10, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 25, तो ये वाला 25 इंटू N2 इज इक्वल टू 0। हम लोगों के पास कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पर 10⁻² लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 10⁻² लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 10⁻² लिखना पड़ेगा, और वहाँ पर भी 10⁻² लिखना पड़ेगा। 10⁻² जो है कॉमन निकल के फिर बाद में जो है 0 के डिवीजन में चला जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं देता। तो यहाँ पर हमारे पास -25 L1 प्लस M1 कितना है? 6 और G कितना है? 10 है ना, तो ये वाला हो गया 65 मतलब 300 है ना, ये वाला 60 इंटू 5 ये 300 प्लस 25 N2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास 25 N2 माइनस 25 N1 इज इक्वल टू -300। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, है ना, ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो हम लोगों के पास 25 N2 माइनस 25 N1 ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब एक और इक्वेशन हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, कैसे? क्योंकि दो हमारे पास जो है 2 वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। अब देखिए M1G और MG डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और N1 और N2 जो अपर डायरेक्शन में है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को अपर डायरेक्शन का फोर्स जो है बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि द रोड या तो द बार इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें नेट फोर्स भी 0 लग रहा है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो अपर डायरेक्शन के फोर्सेस को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर रोड इज 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? N1 प्लस N2 है ना, N1 और N2 प्लस माइनस M1G माइनस MG इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? N1 प्लस N2 माइनस 6G, M1 जो है ये वाला माइनस 6G, G की जगह पे हम लोग 10 लिख देंगे, तो ये वाला माइनस 6G, और यहाँ पर हम लोग जो है 4 इंटू G इज इक्वल टू 0। सो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 100। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखिए 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास। ओके, सो ये 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से 25 कॉमन निकल सकता है। ओके, तो निकाल लो ना, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो 25 अगर कॉमन निकालेंगे तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू आपके पास 25 1 जा 25
एंड 25 2 सा 51 है, तो ये वाला -12 आ जाएगा। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर। तो बहुत ही इजी हो गया। नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस हमको तो दो क्या ढूंढनी है, n1 और n2 की ढूंढनी है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से n2 minus n1 is equal to -12, और वो वाला रहा n2 plus n1 is equal to आपके पास रहा 100। अगर ये दोनों 2 and 2 अगर हम लोग लिखेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 88 हो गया। अब 88 हो गया तो n2 कितना हो गया हमारे पास, तो n2 will be equal to 44 न्यूटन एंड n1 कितना हो गया, तो n1 is equal to 100 minus n2, तो ये वाला हो गया आपके पास 100 minus n2 की जगह पे हम लोग जो है 44 रखेंगे, तो ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास 56। सो n1 is equal to 56 और ये वाला 44 आ गया। ओके, अभी मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में देखा उन्होंने जी 9.8 दिया है, लेकिन मैंने 10 लेके बहुत सिंपल मैंने कर दिया इसको। क्या बेटा, तो इसकी नोट बनाइए। हाँ चलिए, बढ़िया दिख रहा है आपको, इसकी नोट बनाइए। तो एक मिनट, चलिए सही है। तो अगर आप ये नोट बना लिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7.9 पे जाएंगे। उसी पेज नंबर पर आपके पास 7.9 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7.9 मैं पढ़ता हूँ, फिर बाद में जो है उसको कैसे करना फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7.9, a 3 meter long ladder weighing 20 kilogram leans on a frictionless wall। देखिए फ्रिक्शनलेस वॉल मतलब फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं है। इट्स फीट रेस्ट ऑन अ फ्लोर 1 meter from the wall as shown in the figure। Find the reaction forces of the wall and the floor। ठीक है, चलिए अब ये वाली आपके पास वॉल है, ये वाली आपके पास वॉल है, और ये वाला आपके पास फ्लोर है, ये वाला आपके पास फ्लोर है, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक लेडर है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा 3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेडर है उसकी लेंथ है आपके पास 3 मीटर, ये वाला आपके पास 3 मीटर। ठीक है, अब एक नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन उसको यहाँ पर लगेगा n1 और यहाँ पर आपके पास n2 लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पर दो होंगे A और B, मतलब यहाँ पर A पॉइंट भी दिया हुआ है, A पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर B पॉइंट दिया हुआ है ना, ये वाला A। तो चलिए इसको हम लोग n1 कह देते हैं, इसको हम लोग n2 कह देते हैं। कोई बोलेगा ऐसे क्यों किया, तो जनरली हमारे पास जो लिखने की प्रैक्टिस है उसमें A के साथ में हम लोग जनरली n1 लिख देते हैं, और इसका वेट है मास है 20 किलोग्राम। तो यहाँ पर उसका सेंटर में उसका मास लगेगा, मतलब उसका वेट लगेगा। सो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी W। सो W इज इक्वल, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो W जो है वो लगेगा आपके पास 20 किलोग्राम, मतलब M इंटू G है ना। तो W इज इक्वल टू 20 इंटू 10, मतलब ये वाला 200 न्यूटन फोर्स उसको यहाँ पर एग्जैक्टली उसके सेंटर पे लगेगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को हम लोग C कह देते, इस पॉइंट को हम लोग D कह देते। ठीक है, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में कहा है ना। अब यहाँ पर जो है जो फोर्स लगेगा, एक मिनट, हाँ, is always perpendicular to the surface। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन ये, ओके बेटा, देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर ये वाली लेटर ऐसी है और यहाँ पर ये फ्लोर ऐसा है ना, ये वाला फ्लोर ऐसा है। तो अगर यहाँ पर इसकी नॉर्मल सरफेस देखोगे ना तो डेट विल बी लाइक दिस। अब इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी लेकिन उसकी नॉर्मल सरफेस ऐसी होगी, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन स्लाइटली स्लैंट लगेगी। ये पॉइंट पे सरफेस उसके लिए ऐसी होगी और यहाँ पर उसको N1 ऐसे लगेगी, एग्जैक्टली थोड़ा सा स्लैंट। मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो है आपके पास लेडर है और यहाँ पर ये वाला फ्लोर है, तो इस लेडर के लिए जो फ्लोर हो जाएगी ना वो ऐसे हो जाएगी, सरफेस ऐसे हो जाएगी। एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो N1 आपको ऐसे लगेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये वाला जो है N1 ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बिकॉज यहाँ पर फोर्स ऐसा होता ना, अगर फोर्स ऐसा होता तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, लेकिन फोर्स जो है थोड़ा सा ऐसा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट गिरेंगे। देखिए ये N1, इसके दो कंपोनेंट हम लोग गिरा देंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका गिरा देंगे N cos थीटा, लेकिन N cos थीटा ये वाला फ्लोर है। तो अब N1 ना लिखते हुए चलिए N1 भी लिखते, ये वाला आपके पास N1 है, तो यहाँ पर आपके पास N हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट N डैश है ना। कोई बोलेगा आप ऐसे लिखो ना N cos थीटा N sin थीटा, वो भी चलेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको टॉर्क गिनना है, तो टॉर्क गिनना है तो देखिए अब हमको जो है टॉर्क गिनना ही पड़ेगा, बिकॉज ये लेडर स्लिप नहीं कर देगी। ये लेडर जो है इट इज इन अ स्टेशनरी कंडीशन, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ये AB जो लेडर है, ये AB जो लेडर है ये आपके पास स्टेशनरी कंडीशन में भी है। अब देखिए A से C तक का जो है ना आपको 1 मीटर दिया हुआ है ना, ये वाला 1 मीटर दिया हुआ, ये वाला आपके पास 3 है, AB 3 है। अगर आप यहाँ पर उसका लिस्ट बनाएं तो AB आपको दिया हुआ है 3, AC आपके पास दिया हुआ है 1, तो BC कितना आ जाएगा, तो BC विल बी इक्वल टू 2। कैसे? देखिए AB का स्क्वायर, नाउ वी कैन से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB की जगह पे अगर हम लोग 3 का स्क्वायर रखेंगे, AC की जगह पे हम लोग 1 का स्क्वायर रखेंगे और BC स्क्वायर रखेंगे, तो BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस 1, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 8 आ जाएगा। सो BC इज इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 मतलब 2√2 आ जाएगा ना, तो BC विल बी इक्वल टू डिफरेंस से 2। चलो ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि हम लोग जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम देंगे, तो यहाँ पर द लेडर is in translational equilibrium. The ladder is in translational equilibrium. तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होगा, अब फोर्सेस उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो n है ना, ये n इट विल बैलेंस दिस एंड, ये वाला डायरेक्शन में n फोर्स और ये वाला डायरेक्शन में हम लोगों के पास n2 है, तो n माइनस n2 इज इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, n माइनस n2 इज इक्वल टू 0। और अपर डायरेक्शन में कितना फोर्स है, तो ये वाला n डैश है अपर डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में w इज इक्वल टू 0। w तो हमारे पास 200 है, तो यहाँ पर हम लोग n डैश का वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं, तो n डैश माइनस 200 is equal to we can say 0, so n dash comes out to be we can say 200. Let us say this is our equation number 2. हम लोगों के पास देखिए पहला वाला इक्वेशन कौन सा बना, तो n माइनस n2 is equal to 0, ये पहला वाला इक्वेशन बना, और दूसरा वाला इक्वेशन हमारे पास क्या बना, ये बन गया n dash is equal to 200.
सो n डैश माइनस W, देखिए n डैश अपर डायरेक्शन में और ये कोई बोलेगा ये n1 का क्या किया आपने, तो n1 के तो कंपोनेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए ना, n1 का हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिना, वर्टिकल कंपोनेंट भी गिना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी और वर्टिकल कंपोनेंट भी ये दोनों अगर हम लोगों ने गिन लिए तो फिर n1 को गिनने की हमको कोई जरूरत नहीं है ना, तो n1 का हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट गिन लिया। अब हम लोग जो है लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, तो द लेटर इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब हमको सारे फोर्सेस से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना वो हमको गिनना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे आपने डी पॉइंट ले लिया या आप जो है ए पॉइंट ले सकते हो, तो कोई भी पॉइंट पे आप टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ए पर लेंगे ना तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब इट विल बी वेरी इजी। डी पर भी ले सकते हैं, डी के अबाउट में भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले सकते हैं, डी के अबाउट में भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ पर दो फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, है ना। कोई बोलेगा तीन क्यों नहीं, तो अगेन आई रिपीट, ये n1 को हम लोग क्यों नहीं गिन रहे, क्योंकि इसके कंपोनेंट हम लोगों ने गिन लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि टॉर्क अबाउट ए इज जीरो। अगर टॉर्क अबाउट ए जीरो ना होता तो ये लेडर जो है रोटेशनल मोशन करती, है ना, तो टॉर्क अबाउट ए इज जीरो। अब हम लोगों को ए के अबाउट में टॉर्क गिनना है, तो क्या गिनना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है टॉर्क अबाउट ए अगर हम लोग लेंगे तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग जो है सबसे पहले देखिए, अगर ये प्रोड्यूस करता है एन डैश, सिर्फ एन डैश टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो ये पूरी बाकी के फोर्सेस ना हो, सिर्फ लेडर पे ये एन डैश फोर्स होता है, तो क्या उसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाता, बिल्कुल घुमाता, है ना। तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगी। अब ये एन जो है, अगर यहाँ पर एन जो है ये वाला जो है अगर आप देखोगे तो क्या ये क्लॉकवाइज नहीं घुमाता, बिल्कुल घुमाता। तो इसकी जो है यहाँ पर लेडर के इसकी जो है टॉर्क आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, लेकिन ये दोनों का ए पॉइंट्स, क्योंकि हम लोग ए पॉइंट से गिनना है ना, तो ए पॉइंट से इसका हमारे पास जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। सो जीरो इंटू वी कैन से एन डैश प्लस जीरो इंटू एन, जीरो इंटू एन, एन डैश और एन। अब हम लोग ये आ गए, ठीक है, ये वाला आ गया W, तो ये वाला क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला हमको लिखना पड़ेगा, ये वाला W। चलिए कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ढूंढना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर ए के अबाउट, चलिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास एक्जेक्टली इसका हाफ। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला आपके पास W है, तो ये वाला W इंटू इतना डिस्टेंस, तो ये एक्जेक्टली सेंटर में, तो ये वाला 1/2 हो जाएगा, 1 यहाँ से इतना 1/2 होगा। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर इसके सेंटर में, तो ये वाला यहाँ पर कितना डिस्टेंस तो हाफ होगा ना, पूरा डिस्टेंस जो है 1 तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उसको घुमाएगा, है ना, W क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -1/2 इंटू W, है ना। और अगर ये ऐसे घुमाता है, ऐसे, ये वाला N को, ये W1 तो आप ये A को ऐसे, ये पूरी लेडर को ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो है इसको ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, तो ये वाला आ जाएगा 2, तो ये वाला आपको लिखना पड़ेगा -N2 इंटू 2√2 इज इक्वल टू 0, हो गया। अच्छा चलिए ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो -1/2, और W कितना है हमारे पास 200, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 200, और -N2 इंटू 2√2, तो ये वाला आ जाएगा 2√2, N2 इंटू 2√2 इज इक्वल टू 0, है। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास -100
और इस इक्वल टू आपके पास n2 इंटू 2√2, मतलब n2 इज इक्वल टू -50, ये दोनों का डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 रूट, है ना। तो n2 आपके पास कितना आ जाएगा, सो n2 कम्स आउट टू बी, अगर मैं √2 और √2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला कितना आ जाएगा 25 इंटू 1.41, तो n2 इज इक्वल 25 इंटू 1.41 करोगे तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं आता तो डायरेक्टली आपके पास 100 हो जाएगा। तो ये वाला हो गया आपके पास 100, 141 डिवाइडेड बाय 4, तो 141 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम लोग करेंगे तो 4 3 जा 12 और यहाँ पर 2 1 4 5 जा 25 और 0.25, तो ये वाला आंसर आ जाएगा -35.25 न्यूटन, है ना। तो ये वाला आपके पास n2 आ गया। ओके, सो राइट डाउन, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग n1 की n2 का वैल्यू भी आ जाएगा हमारे पास। तो n2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -35, बाय -35 बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। अगर ये डायरेक्शन में होता तो हमारे पास प्लस आ जाता। राइट डाउन, इतना लिखो। चलिए ठीक, लिख लिया क्या, वीडियो को पॉज कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशंस है उसी इक्वेशंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमारे पास n2, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास -35 आ गया। अब हमको n और n डैश दोनों ढूंढने, तो ये वाला जो है देखिए n माइनस n2 इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम 1 we can say n is equal to n2, तो n कितना था हमारे पास -35.25, -35.25, n minus n2 is equal to 0, so n is equal to n2 और n2 की जगह पे -35.25, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये वाला n माइनस n2, n ये डायरेक्शन में n2 ये डायरेक्शन, तो n माइनस n2 इज इक्वल टू 0, चलिए -35.25, ओके नो प्रॉब्लम। तो n इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा। अब हमको n डैश भी ढूंढना है, तो n डैश भी हमारे पास आ गया, है ना। तो ये वाला n डैश हमारे पास आ गया, ये n डैश हमारे पास क्या है 200। अब हमको जो है n2 का वैल्यू खबर है, मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन खबर है, दूसरी नॉर्मल रिएक्शन n1 है। तो क्या n1 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट ऑफ n डैश का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बनेगा नहीं, है ना। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये वाला आपके पास n डैश आ गया, ये वाला n आ गया, तो ये n1 इज इक्वल टू, तो n1 इज इक्वल टू n डैश की जगह पे 200 का स्क्वायर प्लस n की जगह पे -35.25 का स्क्वायर, ये वाला कर्व जो आए वो आपका आंसर। मतलब आपने ये नॉर्मल रिएक्शन भी ढूंढ ली और n2 कहाँ है, आपने ये नॉर्मल रिएक्शन भी ढूंढ ली। ओके, सो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन आपने ढूंढ ली, n1 और n2। ओके, सो ये वाला जो है आपके पास आंसर n1 आ गया, ये जो आपको करना है, और n2 आपके पास ये वाला 35.25 ये वाला आपके पास आ गया, ठीक है ना। सो राइट डाउन, इतना लिखो। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7.10 पर, इस वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके फिर उसकी नोट बनाइए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7.10 पर चलिए। एग्जाम्पल नंबर 7.10, क्वेश्चन को रीड कर लिया आप लोगों ने, रीड कीजिए पेज नंबर 166 पर। What is the moment of inertia of a disk about one of its diameter? तो ये हम लोगों ने लाइव क्लास में भी किया है कि यहाँ पर एक डिस्क, ये डिस्क की अगर आप जो है यहाँ पर z एक्सिस, ये z यहाँ पर एक डायमीटर से x प्लस होगा और दूसरा डायमीटर आपके पास y माइनस होगा, है ना। तो ये डायमीटर के अबाउट में अगर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और वाई डायमीटर के अबाउट में आई वाई वाई, तो दोनों सेम ही रहे, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायरेक्शन इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। क्या ये नहीं पता हमको, है ना। तो डिस्क की बात है ना, जो डिस्क की बात है तो ये वाला हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। अब ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास आई एक्स एक्स प्लस अगेन आई एक्स एक्स, क्योंकि आई वाई वाई इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, तो 2i एक्स एक्स इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। तो ये वाला कितना हो जाएगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 4, है ना। और आई वाई वाई भी कितना होगा mr स्क्वायर बाय 4। अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन ढूंढने का पूछे ना तो इसको कंपेयर कर दो m के स्क्वायर से, है ना, तो वो आपको रेडियस ऑफ डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। तो ये वाली रेडियस ऑफ डायरेक्शन हो हमारे पास। तो अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, देखिए आपको मैं जो है बता दूं कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड m and length l about an axis perpendicular to it through one end। तो वो भी हम लोगों ने किया था, याद है आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, याद अगर वो आपको, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोगों ने उसको भी जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब हम लोगों ने समझाया था, तब हम लोगों ने सपोज आपके पास ये रोड है और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, तो ये वाला हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 2, है ना। और यहाँ से इस एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज I डैश, सो I डैश इसको अगर हम लोग IC कहते हैं तो इट इज IC प्लस md स्क्वायर, याद है बेटा आपको। तो I डैश इज इक्वल टू IC कितना है आपके पास ml स्क्वायर बाय 2 और ये m, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास l बाय 2, है ना। तो l बाय 2 का स्क्वायर, अगर आपके पास ये पूरी लेंथ l है तो ये वाला I डैश कितना हो गया, इट इज ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर I डैश इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 3ml स्क्वायर बाय 12, तो I डैश इज इक्वल टू 4ml स्क्वायर बाय 12, सो I डैश इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3, है ना। ये वाला आपके पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। कौन सा थ्योरम लगाया हम लोगों ने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर इसकी रेडियस ऑफ डायरेक्शन अगर हमको ढूंढनी है तो कैन बी कंपेयर्ड विद आपके पास I डैश इज इक्वल टू m के स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा m के स्क्वायर इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू m बाय रूट, ये वाला आपके पास रेडियस ऑफ डायरेक्शन हो, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर व्हाट इज द मोमेंट 7.12, और ये लास्ट है बेटा, उसके बाद का जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7.12 व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग की बात, अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग, अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। तो ये क्या होगा आपके पास रिंग है ना, तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, देखिए मैंने आपको लाइव लेक्चर्स में भी और वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग व्हिच इज पासिंग थ्रू ये रिंग, और यहाँ पर अगर आपके पास डी, यहाँ पर आपके पास जो है सपोज ये डायमीटर में से पास होती हुई आपके पास ये IC है, तो ये कितनी होगी mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अगर रिंग में से ऐसे मोशन करती है तो mr स्क्वायर होगी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी mr स्क्वायर, लेकिन ये होगी mr स्क्वायर बाय 2। और अगर आपको यहाँ से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढनी है तो I डैश इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू d स्क्वायर, सो I डैश इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 प्लस m, और ये कितना हो गया आपके पास अगेन r, तो ये वाला हो गया r स्क्वायर, ठीक है ना।
अब ये दोनों का अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो एडिशन विल बी इक्वल टू वी कैन से आइडेस इज इक्वल टू ये वाला हो गया आपके पास 2n1 3mr² by 2, तो ये वाला आइडेस हो गया. Now this can be compared. Ides is equal to mk². So k is equal to ये वाला हो जाएगा 3/2 r². So k कितना हो गया? ये वाला हो गया √3/2 into r. ये वाला आपका आंसर. ओके, सो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.